हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं तो मैं बता दूं यूजीसी नेट में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो यूजीसी नेट का एग्जाम 2026 में 2 बार होगा, एक आपका जून में होगा, ठीक है, एक आपका दिसंबर में होगा। तो आप दोनों बार दे सकते हो, कितने भी बार दे सकते हो। यहाँ पर एज लिमिट कोई पूछा तो एज लिमिट देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं होता है, जीआरएफ के लिए यहाँ पर एज लिमिट होता है, जो कि मैं आगे आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 बार आपको साल में मौका मिल रहा है, हर साल में 2 बार आपको मौका मिलेगा एग्जाम देने के लिए। इसका जो फॉर्म अप्लाई होता है वो पहले से 1-2 महीना पहले से शुरू हो जाता है। सबसे पहली बात यहाँ पर बात करते हैं, आप लोगों को लगता है कि इसका क्वालिफिकेशन है पीजी या मास्टर्स डिग्री, तो आप यहाँ पर भ्रम में है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री तो इसका क्वालिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पर एक लूप होल है कि यहाँ पर अपियरिंग कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपियरिंग है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि एक चीज़ और दिया गया है कि यूजीसी नेट का जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, एग्जाम आपने दे दिया है, यूजीसी नेट का जिस दिन आपका रिजल्ट निकला तो उस दिन से आपको 2 साल का समय मिलता है आपको अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए। पीजी तो 2 साल का होता ही है। तो अगर आप सेमेस्टर 1 में हैं या ग्रेजुएशन पास है, अभी एडमिशन लेने वाले हैं पीजी में, तब भी आप यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म जो है आपको अप्रैल के मंथ में, ठीक है, अप्रैल 2026 में दिख जाएगा जून वाले एग्जाम के लिए, ठीक है, जून 2026 वाले एग्जाम के लिए अप्रैल में दिख जाएगा। और फिर उसी तरह दिसंबर में भी आपका एग्जाम लिया जाता है, 1-2 महीना पहले यहाँ पर फॉर्म निकाल दिया जाता है। दूसरा यहाँ बात करते हैं पेपर के बारे में। आपका ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है। तो यहाँ पर अगर आपको जीआरएफ निकालना है, ठीक है, तो दोनों में कम से कम मिनिमम तो पहले 40% आपका होना चाहिए, ठीक है। इस पेपर में 40% मार्क्स का मतलब है कि 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 40% मार्क्स मतलब 40 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, किसके लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% बोला गया है, ठीक। और आपका ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए जो बोला गया है और दिव्यांग के लिए वो 35% है। कितना, 35%, कितना, 35% बोला गया है। तो यहाँ पर देखें तो पहले जनरल के लिए बात कर लेते हैं। तो जनरल के लिए पेपर 2 में जो यहाँ पर लाना है 40% के हिसाब से, वो कितना है आपका 80 मार्क्स, कितना, 80 मार्क्स। वहीं पर अगर यही सेम चीज़ अगर हम देख ले ओबीसी एससी एसटी डब्ल्यूएस के लिए, तो उनके लिए तो 35% है मात्र। अब ये जो यहाँ पर आप देखते हो डोमेन नॉलेज, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें पेपर 2 में एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पेपर 1 जो है ये सभी के लिए कॉमन है, ये आप किसी भी सब्जेक्ट से आप पीजी कर रहे हैं तो ये सभी के लिए पेपर 1 कॉमन रहने वाला है, जिसमें आपको रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सब पूछा जाएगा। लेकिन पेपर 2 जो है ये डोमेन नॉलेज है, जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन और पीजी किया होगा, ठीक है, उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको आते हैं 200 मार्क्स का। तो अगर आपने अपने ग्रेजुएशन या पीजी के समय गेस्ट पेपर से ना पढ़ के बुक से पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ाई की होगी, आपका सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत होगा, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। कट ऑफ क्या जाता है मैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे डाउट्स है बच्चों के जो कि इस वीडियो में क्लियर करना है। सबसे पहले किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता है। यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन रहते हैं 150 क्वेश्चन रहता है, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलता है, मतलब 300 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाता है। ये जो 300 मार्क्स का एग्जाम लिया जाता है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो आप जितना पूरा 150 क्वेश्चन में से चाहे तो पूरा 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। और बहुत बच्चे ये चीज़ ही करते हैं कि पूरा 150 में से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप जो है अपना मास्टर्स डिग्री जो है पीजी डिग्री 55% के साथ पास होने चाहिए, ठीक है। या अपियरिंग भी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जब आप पास हो जाइएगा 55% के साथ तो वो वैलिड हो जाएगा, क्योंकि यूजीसी नेट का अगर आप एग्जाम अभी देते भी है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप पीजी में या मास्टर्स डिग्री जो है उसमें आप सेमेस्टर 1 में है, अभी आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे देते हैं, ठीक है, जून वाला, ठीक है, जून में एग्जाम देते हैं और जुलाई में आपको रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है, जुलाई में आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो मान लीजिए कि 20 जुलाई को रिजल्ट निकलता है, मान के चलते हैं, तो इस दिन से लेकर 2 साल का समय मिलेगा आपको पीजी कंप्लीट करने के लिए। तो आप आराम से कर लीजिएगा। तो अगर आप ट्राई मारना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पर बात कर रहे थे कि 55% चाहिए, ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए जब आप पीजी पास कर जाएंगे तो, और बाकी के लिए जो है 50%, एससी एसटी ओबीसी के लिए जो है मात्र 50% यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले तो यहाँ पर इन्होंने कुछ और भी डिटेल्स दिए हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर ये लिखा है कि जो लोग भी, ठीक है, जो लोग भी अपना पीजी डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी सेमेस्टर में, ऐसे तो इन्होंने यहाँ पर फाइनल ईयर मेंशन किया है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, एज लिमिट जो रखा गया है वो सिर्फ जीआरएफ के लिए है। जीआरएफ के लिए है 30 साल, कितना, आपका जो एज लिमिट है मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। और इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि ओबीसी को 5 साल की यहाँ पर जो छूट दी गई है, एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स इज प्रोवाइडेड टू ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। और एससी एसटी के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, नीचे देखते हैं एससी एसटी को यहाँ पर कितना साल का दिया गया है, ठीक है। तो एससी एसटी के लिए तो यहाँ पर नहीं लिखा गया है, सिर्फ ओबीसी के लिए, ठीक है, ओबीसी के लिए हमें यहाँ पर दिख रहा है, ओबीसी के लिए 5 साल का, और एससी एसटी के लिए भी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर सभी के लिए जो है, और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए
5 साल का छूट दिया गया है, मतलब यहाँ पर 30 और प्लस 5 जोड़ दिया गया, तो इन सभी के लिए 35 है। और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 30 साल, किसके लिए, जेआरएफ के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, कि आपको जेआरएफ नहीं चाहिए, तो इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है, जब चाहे तब आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है, यहाँ याद रखिएगा, कोई भी अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं है। तो आज आपका एज लिमिट वाला भी डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया, इसको लेके भी आपको यहाँ पर कोई टेंशन नहीं रहने वाला है। अब थोड़ा सा यहाँ पर नीचे चलते हैं, एक चीज़ हम आपको यूजीसी नेट के बारे में और बता देते हैं कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पर नीचे मैं बता देता हूँ, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो जो भी फॉर्म अप्लाई का उस समय लास्ट डेट रहेगा, उस लास्ट डेट से पहले जो है आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट से पहले आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो ये पेपर 1 पेपर 2 में पासिंग का था, देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो है 40% एग्रीगेट में चाहिए, किसको, जनरल और ईडब्ल्यूएस को। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो यहाँ पर 35% मांगा गया है, ठीक है, तभी आप यहाँ पर पास होंगे, ठीक है। मतलब पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों 40% से ऊपर लाते हैं, तभी तो आपको जेआरएफ मिलने का चांसेस होगा, क्योंकि अगर आप कटअप देखेंगे तब आप समझ जाएंगे। देखिए कटअप जो जाता है आपका 300 मार्क्स में से जाता है, ठीक। अब ये आपका जेआरएफ के लिए अलग जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है उसके लिए अलग, और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए अलग जाता है यहाँ पर, और हर सब्जेक्ट का अलग अलग जाता है। लेकिन एक अंदाज बताते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो कटअप जाता है किस तरीके से जाता है। देखिए अगर जेआरएफ के लिए यहाँ पर 230 कटअप जाता है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कटअप आपका यहाँ पर जाता है वो 180 से लेकर 200 के बीच में जाता है, ठीक। और पीएचडी के लिए जो बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 160 के आसपास जाता है, कितना, 160 के आसपास। ये आपने देखा। मान लो किसी और सब्जेक्ट के लिए अगर यहाँ पर बात करें कि जेआरएफ में आपका 220 गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में 180 गया है, पीएचडी में 150 गया है, तो इस तरह से कटअफ का ट्रेंड रहता है। पहले नंबर पर जेआरएफ का कटअफ रहता है, सेकंड नंबर पर जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, और थर्ड नंबर पर पीएचडी में सिर्फ एडमिशन का कटअफ रहता है। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या पीएचडी के लिए, तो इसी कटअफ के आसपास आपका भी सब्जेक्ट का कटअफ वेरी करेगा, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कटअफ जाता है। यूजीसी नेट के लिए 2 तरह का बुक आपको लेना होगा, ठीक है। यूजीसी नेट के लिए आपको एक बुक लेना होगा पेपर 1 के लिए, ठीक है, जो सबके लिए कॉमन है, और पेपर 2 में आपको अपना सब्जेक्ट देखना है, जो सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, जिससे भी, तो उस सब्जेक्ट का बुक लेना है। तो ये दोनों बुक का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। पेपर 1 के लिए तो आप देख लीजिएगा, बहुत सारा लिंक है, क्लिक कर करके चेक कर लीजिएगा, और पेपर 2 के लिए तो सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है, तो क्लिक कर करके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी बहुत कोई सोचते हैं कि आपका जो यूजीसी नेट का एग्जाम है उसमें आप जेआरएफ निकालने के बाद आपको हर महीना पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। जब यूजीसी नेट के तहत अगर आप जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप को क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद अगर आप जेआरएफ पास कर जाते हैं, तो उसके बाद आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। किसी कॉलेज में जाके आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो, आपका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में पीएचडी में आप एडमिशन लिए हो, जिस कॉलेज में, आपका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है उससे कुछ लेटर लिख के, ठीक है, एप्लीकेशन पर साइन करवा के आगे फॉरवर्ड करवाना पड़ता है यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। उसके बाद जो है आपका यूजीसी का जो पर मंथ वाला स्कॉलरशिप वाला पैसा है वो आना शुरू होता है।